हेलो एवरीवन। मैं हूं हर्ष। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिया शरीर का चैप्टर नंबर 4। इससे पहले 3 चैप्टर चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज का चैप्टर है प्रकृति। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्रकृति क्या होता है? आयुर्वेद में जो चिकित्सा है उसके लिए सर्वप्रथम प्रकृति का ज्ञान होना जरूरी है। प्रकृति की से ही हम चिकित्सा संभव है। तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? आपको पता होगा, आयुर्वेद का प्रयोजन होता है धातु को साम्य करना। जो हमारे शरीर में सप्त धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनको साम्य अवस्था में लाना ही आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो उस आयुर्वेद के प्रयोजन के लिए प्रकृति का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें प्रकृति का ज्ञान जो है धातु साम्य स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें अब प्रकृति की निष्पत्ति कैसे हुई? प्रकृति उपसर्ग लग के क्र धातु से प्रकृति शब्द बना है। तो ये प्रकृति में जो क्र है ये रजगुण है और ती जो है तम गुण से का बोध कराता है। अब प्रकृति होता क्या? प्रकृति इति प्रकृति, ये प्रकृति की निरूक्ति है, मतलब कि जो अन्य तत्वों को उत्पन्न करे उसे प्रकृति बोलते हैं। तो प्रकृति क्या होती है? प्रकृति को हम देह प्रकृति क्या होती है अब हम ये जानते हैं। तो देह प्रकृति क्या होती है? प्रकृति जो है हमारे शरीर में रहती है, इसलिए प्रकृति को देह प्रकृति बोला जाता है। क्योंकि ये जो प्रकृति है ये हमारे शरीर में बचपन से ही रहती है, जन्म से पूर्व ही हमारे शरीर का निर्माण जो होता है वो प्रकृति के थ्रू ही होता है। तो इसलिए इसे देह प्रकृति बोला जाता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वात आदि दोष जो है ये शरीर पर प्रभाव इनका 2 प्रकार से पड़ता है। एक तो जन्मोत्तर और एक जन्मजात। जन्मजात अर्थात जो मतलब जन्म से पूर्व, हमारे जन्म होने से पहले माता पिता के द्वारा ही प्रकृति का निर्माण होता है, वो होता है। और जन्मोत्तर मतलब कि जो हम खाना वगैरह खाते हैं, दिन रात ऋतुओं के अनुसार जो हमारी प्रकृति बनती है वो होती है जन्मोत्तर प्रकृति। ठीक है। और दूसरी होती है जन्मजात, मतलब कि जो जन्म से ही हमारी प्रकृति होती है। तो सहज जो प्राणी का जन्म से पूर्व जो प्रकृति होती है उसे जन्मजात कहते हैं, और जो जन्म के पूर्व हम खाना वगैरह खाते हैं तो उसे जन्मोत्तर प्रकृति कहते हैं। अब यहाँ पर ये लिखा है, आधुनिक में प्रकृति को क्या बोला जाता है? आधुनिक में हम प्रकृति को पर्सनैलिटी भी बोलते हैं, और मेंटल मेकअप जो ये पर्सनैलिटी होती है हमारी वो प्रकृति को बोला जाता है आधुनिक के हिसाब से। और आधुनिक मतलब मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस में हम प्रकृति को वो हमारे पर्सनैलिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ? तो दोस्तों ये वाला श्लोक जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में डायरेक्ट आ जाता है कि प्रकृति का निर्माण, आप बताइए प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ। तो उसके लिए आपको ये वाला श्लोक याद करना चाहिए। ये श्लोक अष्टांग हृदय में और कई और सब्जेक्ट में भी, जैसे कि पदार्थ विज्ञान में अष्टांग हृदय में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये वाला। ये प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ? शुक्र शोणित संयोगे यो भावे घोष उत्कटा प्रकृति जायते तेन्तरिक्षण में लक्षण शनु। तो इसका अर्थ है शुक्र शोणित के संयोग होने पर, जो मतलब पुरुष में शुक्र है और स्त्री का शोणित का संयोग होने पर जो जिस काल की, जिस दोष की उत्कटा चलती है, अर्थात जैसे जिस काल में हम शुक्र शोणित का संयोग होता है तो उसमें किस दोष की प्रधानता है उसी के अनुसार प्रकृति का निर्माण होगा। जैसे समझ लीजिए आप, सर्दी है तो सर्दी में कफ का दोष की प्रकोपता होती है। ऐसे अलग अलग ऋतुओं के अनुसार अलग अलग दोषों की प्रकोप होते हैं या शमन होता है। तो उसी के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में अगर शुक्र शोणित का संयोग होगा तो कम बल होगा बच्चे में। तो इसीलिए उसी के अनुसार प्रकृति का निर्माण होता है। ठीक है। उत्कटा, उत्कटा का अर्थ यहाँ पर ये नहीं कि मतलब दोषों की बढ़ना, दोषों का नहीं, इसमें प्राकृत उत्कटा का वर्णन है। अगर देखो विकृत उत्कटा मतलब विकृत प्रबलता होगी तो गर्व का नाश हो जाएगा, इसलिए प्राकृत प्रबलता होनी चाहिए। अब यहाँ पे वही बताया गया है, पुरुषों में शुक्र और स्त्रियों में ओवम, ये बताया गया है। उसी के अनुसार जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें जिस दोष की प्रधानता होती है उसी के अनुसार प्रकृति बनता है। तो प्रकृति कैसे बनती है? वात का जो जैसे संयोग है, जैसे वात का वात के साथ संयोग होगा, पित्त का पित्त के साथ संयोग होगा और कफ का कफ के साथ संयोग होगा। तो उसी के अनुसार प्रकृति का निर्माण होता है।
अब इसके बाद यहाँ पे ये जैसे कि वात का वात के साथ संयोग हुआ तो द्वदश प्रकृति बनी जाएगी। दो दो दोषों, जिसमें दो दोषों की प्रकृति होती है। जैसे अगर पुरुष में वात प्रधान है और स्त्री में पित्त प्रधान है तो जो संतान की जो प्रकृति होगी वो वात पित्त की दोनों की प्रधानता होगी उसमें। अब इसके बाद जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, अष्टांग हृदय ने प्रकृति को उत्कटा ही कारण नहीं माना है। अष्टांग हृदय में केवल उत्कटा को ही कारण नहीं माना है, मतलब प्रधानता, अन्य कारण को भी प्रकृति निर्माण माना है। मतलब प्रकृति निर्माण के लिए अन्य कारणों को भी माना है अष्टांग हृदय ने। आज देखते हो कारण कौन सा है। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पेपर में आता है कि चरक के अनुसार और अष्टांग हृदय के अनुसार कौन कौन से अन्य कारण हैं जिससे प्रकृति का निर्माण होता है शरीर की। पहले शुक्र प्रकृति, अर्थात गर्भ स्थापना के समय वात पित्त कफ इनका स्वरूप में से मतलब शुक्र की क्या प्रकृति होगी इनमें से, तो शुक्र प्रकृति होगी उसके अनुसार। गर्भ निर्माण में जैसे वात पित्त कफ है तो इसमें से जो शुक्र में किस दोष की प्रधानता होगी तो उसके अनुसार जो है शुक्र की प्रकृति होगी। जैसे कि गर्भ स्थापना के समय जो वीर्य है शुक्र है उसमें वात की प्रधानता है, पित्त की प्रधानता है, या फिर किसी एक दोष की प्रधानता है या फिर दो दोष की प्रधानता है, उसके अनुसार जो है प्रकृति का निर्माण होगा। ऐसे ही शोणित की प्रकृति बताई गई है। इसका तात्पर्य है शोणित में जिस दोष की प्रधानता होगी उसके अनुसार प्रकृति का निर्माण होगा। और तीसरा है काल का, मतलब कि किस ऋतु में जिस ऋतु में गर्भ स्थापना हो रही है उसमें किस दोष की प्रधानता है। जैसे वसंत ऋतु है तो कफ की प्रधानता होगी, शरद ऋतु है तो पित्त की प्रधानता होगी। अगर वसंत ऋतु में गर्भ स्थापना की जा रही है तो जो शिशु बालक होगा तो उसमें जो है कफ की प्रधानता होगी, उसके अनुसार प्रकृति का निर्माण होता है। और अब है गर्भाशय, मतलब कि जिस समय जो शुक्र शोणित का संयोग हो रहा है उस समय गर्भाशय की में किस दोष की प्रधानता है तो उसके अनुसार प्रकृति का निर्माण। अब माता का आहार विहार, कि माता जो है गर्भ स्थापना के समय माता किस तरीके का आहार विहार का सेवन कर रही है, गर्भ स्थापना से पूर्व जो माता द्वारा आहार विहार सेवन किया गया है वो किस प्रकार का है, कौन से दोषों को बढ़ाने वाला है, तो उसके अनुसार प्रकृति का निर्माण होता है। अब छठा है माता का विहार, वो तो आहार था, ये विहार है, मतलब माता रहन सहन गर्भ स्थापना से पूर्व या पश्चात, मतलब गर्भ स्थापना के समय उससे पहले या उसके बाद जो है माता कौन से दोषों को बढ़ाने वाला या घटाने वाला आहार विहार का सेवन कर रही है उसके अनुसार जो है बालक की प्रकृति होती है। अब सातवां कारण है पंच महाभूत, अर्थात जिस समय गर्भ स्थापना हो रही है ना तो उस समय पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पंच महाभूत होते हैं, तो ये प्रकोपित हैं या विषम हैं, तो उसके अनुसार प्रकृति का निर्माण होता है। अब ये सभी जो कारण हैं ये गर्भ निर्माण पर प्रभाव डालने वाले होते हैं, अर्थात गर्भ निर्माण होता है तो उस पर प्रभाव डालने वाले ये सभी कारण आचार्य ने बताए हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि गर्भ निर्माण के कारण बताइए कि कौन से कारण हैं जिससे गर्भ निर्माण पर प्रभाव डालते हैं, तो यही कारण होते हैं। अब देह प्रकृति का वर्णन किया हुआ है। देह प्रकृति क्या होती है, मनुष्य के, जो अभी पीछे बताया मैंने वो ये मनुष्य के शुक्र शोणित का संयोग होने पर जो अगर जैसे शुक्र शोणित का संयोग होता है तो कुछ लोग तो सम प्रकृति वाले, जैसे अगर वात पित्त कफ तीनों प्रधान है स्त्री में और पुरुष में भी तीनों प्रधान है तो सम प्रकृति बनेगी। सम प्रकृति वाले, कुछ वातज प्रकृति वाला, दोनों में वात दोष की प्रधानता है तो जो बच्चे का जो होगा तो वो भी वातज प्रकृति का होगा। और कुछ पित्तज प्रकृति वाले होते हैं और कुछ कफज प्रकृति वाले। इसमें जो सम प्रकृति वाले होते हैं ना वो सदा जो है हमेशा कभी रोगी नहीं रहते, हमेशा स्वस्थ रहते हैं। और जो अलग अलग दोषों वाले होते हैं वो हमेशा जो है रोगी रहते हैं। इसीलिए जो अलग अलग दोषों वाले को उनको हीन माना गया है, क्योंकि वो जो है हमेशा रोगी रहते हैं। और जो मतलब सारे प्रकृति सम होते हैं तो वो हमेशा उत्तम माने जाते हैं।
यदि जैसे वात किसी की वातज प्रकृति है और वो वातज आहार विहार का सेवन करेगा ना, मतलब रूखा सूखा रूखा खाना खाएगा, रूख शाक वो आहार हल्का फुल्का लघु भोजन करेगा, तो उसमें वात दोष की अधिक प्रकोपित हो जाएगा वात दोष, और उसे वातज डिजीज़ हो जाती है। तो इसलिए जैसे जिसकी जो प्रकृति है तो उससे के अपोजिट उसे आहार विहार का सेवन करना चाहिए। इसीलिए जो है प्रकृति ज्ञान का विशेष महत्व बताया गया है। समझ लीजिए कोई पेशेंट आ रहा है आपके पास, तो उसे वातज प्रॉब्लम है, उसकी स्किन रूखी रहती है, कुछ रहती है, तो उसे वातज डिजीज़ है, तो उसकी वजह से आप उसे जो है स्निग्ध भोजन कराइए, जो वातज प्रकृति को मतलब उसकी प्रकृति के वो समान गुण वाला ना हो, उसकी प्रकृति के विपरीत गुण वाले भोजन कराएं। अब ये वाला एक पॉइंट है, ये नोट है, वैसे ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे जिस तरह सांप में जो है जहर रहता है और वो जहर सांप को मारता नहीं है, उसी तरह हमारे शरीर में भी प्रकृति रहती है, लेकिन वो प्रकृति हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। अब प्रकृति के प्रकार बताएं, ये वाला क्वेश्चन ये एमसीक्यू में आ जाता है। प्रकृति के प्रकार, प्रकृति के जो आचार्य सुश्रुत ने 7 देह प्रकृति मानी है, 16 मानस प्रकृति मानी है और 5 भौतिक प्रकृति मानी है। आचार्य चरक ने 7 देह प्रकृति मानी है और 6 जाति आदि प्रकृति मानी है। ये एमसीक्यू में आ जाते हैं, वैसे इतना वो नहीं है, बस एमसीक्यू में आ जाते हैं। अब 5 भौतिक प्रकृति कौन कौन सी हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत होते हैं। तो इसी के अनुसार पंच भौतिक प्रकृति बनती है। जो वायु होती है उसमें वात होता है, और ये पित्त, दहन और कफ जो है तो है, मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वो उन्हीं के अनुसार वात पित्त कफ की प्रकृति बनती है। और जो पृथ्वी है और आकाश है उनका भी उल्लेख किया गया है। जो पृथ्वी है उससे मनुष्य जो है दृढ़ मजबूत होता है मनुष्य, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। जैसे अगर जिसमें आकाश महाभूत जो होता है वो शरीर में छिद्र जो होते हैं, नासिका के छिद्र, उनके बड़े छिद्र वाला होता है, तो उसमें आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। और जो पृथ्वी वाला होता है उस दीर्घायु वाला, बड़े मुख वाला होता है, ये मनुष्य पृथ्वी बड़े शरीर वाला होता है, तो उसमें पृथ्वी महाभूत बताया गया। जाति आदि 6 प्रकृति बताई गई हैं। इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक बार रीडिंग कर सकते हैं। जाति आदि कौन कौन सी होती है? कुल, देश, काल, व्यय और पर्सनल हैबिट। अब देह प्रकृति 7 मानी गई हैं। ये देह प्रकृति जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 7 देह प्रकृति मानी है। वातज, पित्तज, कफज, ये तो सबको पता ही होता है, वात पित्त कफ। और ये द्वादश प्रकृति कौन सी है? यह है वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ, ये द्वादश प्रकृति मानी गई हैं। और सम प्रकृति कौन सी है? ये सम प्रकृति, तो मतलब तीनों दोषों की प्रधानता होती है। वात पित्त कफ तीनों दोषों की प्रधानता होती है, तो वो सम प्रकृति होती है। तो वात प्रकृति जो होती है हीन प्रकृति मानी गई है, मतलब सबसे खराब प्रकृति जो है वात प्रकृति मानी गई है। पित्त प्रकृति को मध्यम माना गया है और कफ को उत्तम माना गया है। और जो द्वादश प्रकृति होती है वो निंदनीय मानी जाती है, और सर्वश्रेष्ठ जो है वो सम प्रकृति मानी जाती है। सबसे अच्छी जो है सम प्रकृति वाली मानी जाती है। ये वाले क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आ जाते हैं कि कौन सी प्रकृति हीन मानी जाती है या कौन सी श्रेष्ठ मानी जाती है। तो सम प्रकृति जो है वो सबसे श्रेष्ठ प्रकृति मानी जाती है। अब मानस प्रकृति का वर्णन किया गया है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस इसकी जो अंडरलाइन किया हुआ है ये देख सकते हैं कितनी होती हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृति होती है मानस प्रकृति। वैसे ये आपको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन हर आपको अष्टांग हृदय में भी मिलेंगे, चरक में भी मिलेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वातज प्रकृति के लक्षण, पित्तज प्रकृति के लक्षण, कफज प्रकृति के लक्षण, तो ये आपको लक्षण सब तीनों प्रकृति के पता होने चाहिए। इसी के अनुसार अगर कोई आपके पास पेशेंट आता है तो आप उसके लक्षणों को देख कर ही आप बता सकते हैं कि वो वातज प्रकृति का है, पित्तज का है या कफज का है। अब जिसका शरीर जो है वातज प्रकृति जो होता है, वातज प्रकृति वाले मनुष्य का शरीर जो होता है वो रूक्ष होता है, रूखा शरीर रहेगा वातज प्रकृति का शरीर, और दुबला पतला होगा, छोटा होगा हाइट में, और उसका स्वर जो होगा वो रूखा होगा।
दुबला होगा, कटा हुआ सा होगा, वो धीरे धीरे बात करता है, रुक रुक कर बोलता है, तो वो होता है वातज प्रकृति वाला। उसे कम नींद आती है, निद्रा कम होती है उसकी। और लघु गुण के कारण जो होता है उसकी शरीर की जो चेष्टा जो फुर्ती होती है वो अधिक करता है वो। उसके शरीर जो होते हैं, हाथ पैर ज़्यादा चलते हैं, तो वो होता है वातज प्रकृति वाले। चल गुण के कारण जो उसकी अस्थि संधि है, कंध है, तो उसमें से आवाज़ आती है। हाथ जो उसकी अस्थि संधि है, उनमें सब में से आवाज़ आती है। और किसी कार्य को शीघ्र करते हैं, मतलब कि वो जो है किसी भी कार्य को जल्दी से कर लेते हैं वातज प्रकृति वाले मनुष्य। उनको शीतल आहार विहार को सहन नहीं होता। जो शीतल ठंडा खाना होता है उनको सहन नहीं होता, जो वातज होते हैं। ठंड अधिक लगती है उन्हें, ठंड के कारण जकड़न महसूस होती है उनको। अब वातज प्रकृति की अग्नि जो होती है वो विषम मानी जाती है। वातज की विषम अग्नि मानी जाती है। इनका स्वरूप कुत्ते, गधे, ऊंट, इनसे लिया गया इनका स्वरूप। टेस्ट इनको मधुर, अमल, लवण जो है ये इनको रस का सेवन करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है मधुर, अमल, लवण जो है ये कफ को बढ़ाने वाले होते हैं, तो इसलिए ये उसकी प्रकृति के विरुद्ध हो गए। दूसरी हो गए विरुद्ध, कफ को बढ़ाने वाले हो गए, तो इसलिए हमेशा इन्हें मधुर, अमल, लवण रस का सेवन करना चाहिए। इनके शरीर में मैंने आपको बता ही दिया, जोड़ों में चट चट चलते हुए आवाज़ें आती हैं। आयु इनकी अल्प आयु वाले होते हैं मनुष्य, अल्प शक्ति वाले होते हैं, अल्प संतान वाले होते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद अब हम चलते हैं पित्तज प्रकृति। पित्तज पुरुष के लक्षण। जो पित्तज पुरुष होते हैं उनको उष्ण जो होता है, उष्ण गुण के कारण उन्हें जो है उष्णता रहती है उनके शरीर में। वो जो है उष्णता को सहनशील नहीं कर सकते, मतलब जो उन्हें गर्मी जो है सहन नहीं होती। जिस मनुष्य की पित्तज प्रकृति है तो उसे गर्मी सहन नहीं होती। उसको मुख में सदैव जो है उष्णता रहती है, मतलब कि जो उष्णता कहते हैं ना, चमक रहा है इसका मुंह पे, बड़ा तेज है, तो वो उष्णता जो होता है पित्तज प्रकृति के कारण होता है। शरीर जो होता है विप्लु, मतलब छोटी छोटी फुंसियाँ रहती हैं उसे, पित्तज प्रकृति वाले मनुष्य को हमेशा उसके शरीर में देखना आप, छोटी छोटी फुंसियाँ रहेंगी। मुख पर झाइयाँ जल्दी आ जाती हैं उसको। तिल जो होते हैं, तिल पिंडिका अधिक रहते हैं। और उसको जो है भूख प्यास विशेष रूप से लगती है, भूख प्यास अधिक लगती है उसके। झाइयाँ उसके चेहरे पे बहुत जल्दी आती हैं। बाल उसके सफ़ेद जल्दी होते हैं, पित्तज प्रकृति वाले के बाल जल्दी गिर जाते हैं। और ये जो विकार बताएं ये बहुत अधिक होते हैं। तीक्ष्ण स्वभाव के कारण जो होता है उसकी अग्नि तीव्र होती है। मतलब कि जो पित्तज है, आपको पता है पित्तज जो होता है अग्नि को बढ़ाता है, तो पित्तज प्रकृति वाले की अग्नि तीक्ष्ण रहती है, इसलिए जो वो खाते पीते अधिक है और उन्हें बार बार भूख लगती है, क्योंकि उनकी अग्नि तीक्ष्ण है। तो जो खाना पीना होता है वो जल्दी पच जाता है, तो इसलिए मलमूत्र भी उनका अधिक होता है उनके अंदर। मांसपेशियाँ स्थिर होती हैं। विषय दुर्गुण के कारण इन्हें मुख शरीर से अधिक दुर्गंध आती है। इनके मुख शरीर से जो पित्तज प्रकृति वाले हैं उनके शुक्र कम होता है, इनकी संतान भी कम होती है। और पित्तज प्रकृति वालों में बल बल जो है बल मध्य होगा, और धन भी मध्य होगा। ज्ञान विज्ञान साधन वाले होते हैं ये इनका अधिष्ठान। इन्हें पुरुष को अग्नि जो है अग्नि पित्त का अधिष्ठान होता है, आपको पता है। तो ये तीक्ष्ण गुण होता है इनके अंदर। ये इनकी अग्नि जो होती है तीक्ष्ण होती है। इन्हें जो है मधुर तिक्त कषाय रस का सेवन करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पित्त दोष किससे बढ़ता है, अवन लवण और कटु से पित्त दोष बढ़ता है, तो उसके विपरीत आहार का सेवन कराना चाहिए। तो अगर अब जैसे आपके पास कोई भी पेशेंट आता है, इन आपको लगता है कि वो पित्तज प्रकृति का है, इनमें से किसी दोषों से वो मैच कर रहा है, तो उसको आपको क्या मधुर तिक्त कषाय रस वाले द्रव्य देने हैं। जैसे मीठा खाने के लिए बोलना है, ये सब जो है उसको खट्टे मने करना है। तो इस प्रकृति के अनुसार आप जो है चिकित्सा कर सकते हैं। और सबको आपको अपनी प्रकृति का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि आप सबसे पहले अपनी प्रकृति जानेंगे तभी सामने वाले की प्रकृति आप बताना अच्छे से जान पाएंगे। इन्हें जो है उल्लू बिल्ली बंदर के उससे मतलब इनका कंपैरिजन करा हुआ है। अब कफज प्रकृति वाले जो होते हैं, स्निग्ध गुण के कारण इनके अंग प्रत्यंग जो होते हैं स्निग्ध होते हैं। सुलक्षण गुण के कारण इन्हें जो है देह जो है केश नख त्वचा जो होती है इनकी सब चमकीली होती है। मृदु गुण के कारण
ये जो है सुंदर सुंदर होते हैं, अंग प्रत्यंग कोमल होते हैं इनके। और इन्हें जो है इन्हें शुक्र की बहुलता होती है, इनमें शुक्र जो होता है अधिक होता है। सहवास करने की शक्ति भी इनमें अधिक होती है, संतान भी इनकी अधिक होती है। और शरीर में दृढ़ होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं, ठोस होते हैं, बड़े शरीर वाले होते हैं। और मंद गुण के कारण इनकी चेष्टाएं मंद होती है, मतलब इनके हाथ पैर जो है धीरे चलते हैं, काम धीरे करते हैं, रुक रुक के करते हैं, मतलब थोड़ा काम करेंगे फिर रुक जाएंगे फिर करने लगेंगे ऐसे। आहार विहार भी कम खाते हैं ये। जो आपने देखा होगा जो मोटे लोग होते हैं वो कम खाना खाते हैं, क्यों? इसलिए खाते हैं क्योंकि उन्हें कफ दोष तो लगता है, सबको लगता है कि वो ज़्यादा खाता है इसलिए मोटा है, ऐसा नहीं होता है। उसे कफ दोष की प्रधानता रहती है उसमें, और वो आहार विहार अल्प करेगा, और यही सब गुण उसमें मिलेंगे। क्योंकि कफ दोष जो होता है वो शरीर को स्थूलता मतलब मोटापा करता है कफ दोष के कारण। सोच विचार का कार्य करने का मतलब सोच विचार कार्य जो अच्छे से कर सकते हैं ये। इन्हें प्यास गर्मी कम लगती है जो कफज प्रकृति वाले होते हैं। और इनके जो है नेक मुख पे प्रसन्नता रहेगी हमेशा, मतलब खुशनुमा रहेंगे, खुश रहते हैं ये लोग। इनका वर्ण कंठ स्वर स्निग्ध रहता है हमेशा। बलवान रहते हैं, धनी रहते हैं, बलवान धनी विद्वान ओजवान ये रहते हैं। अग्नि इनकी अग्नि जो है मंद रहती है, क्योंकि कफ के कारण आपको पता है कफ के कारण अग्नि जो होती है मंद हो जाती है, तो इनकी अग्नि मंद रहती है। टेस्ट जो है ये कटु तिक्त कषाय रस का इन्हें सेवन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मधुरमन लवण रस जो होता है आपको बताइए अभी, ये कफ को बढ़ाने वाला होता है, तो ये कटु तिक्त कषाय रस का इन्हें सेवन करना चाहिए। इनका स्वभाव हंस गाय बैल इनसे लिया गया है। इसके बाद इसके बाद अब प्रकृति आपको हो गया है। अब प्रकृति ज्ञान का प्रयोजन किस लिए जरूरी है? प्रकृति ज्ञान आयुर्वेद के प्रयोजन क्या है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमन च। ये आयुर्वेद का प्रयोजन मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति जो है उसको स्वस्थ रखना, और जो रोगी है उसको भी ठीक करना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन होता है। तो आयुर्वेद के दोनों प्रयोजन के लिए आपको प्रकृति का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कि जैसे कोई स्वस्थ मतलब कोई रोगी है तो उसको स्वस्थ करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी प्रकृति जाननी है कि वो कफज प्रकृति का है, तो उसको उसकी प्रकृति के विपरीत आहार विहार का सेवन करना है। और अगर वो वातज प्रकृति का है तो आपको उसके विपरीत आहार विहार का सेवन करवाना है। ऐसे अगर क्योंकि अगर आप उसके जैसे किसी की कफज प्रकृति है और आप उसे और ज़्यादा गुरु भोजन करा रहे हैं, ज़्यादा तला भुना या फिर मधुर आहार का सेवन करा रहे हैं, तो उसे और ज़्यादा दिक्कत होगी, उसकी प्रकृति के वो विरुद्ध हो जाएगा, उसको और ज़्यादा उसमें वृद्धि हो जाएगी। इसलिए वातज प्रकृति वाले पुरुष को स्वस्थ रहने के लिए अपने अपने दोषों के विपरीत आहार विहार का सेवन कराना चाहिए। अभी मैंने आपको बता दिया है ऊपर, जैसे वातज प्रकृति है किसी की तो उसको अपने दोषों के विपरीत आहार विहार का सेवन कराना चाहिए। सम धातुज प्रकृति वाले मनुष्य को हमेशा सभी रसों का सेवन करना चाहिए। जिसकी सम प्रकृति है अर्थात जिसके वातज पित्तज कफज तीनों दोष है की मतलब प्रधानता है, तो उसको सम प्रकृति का सेवन कराना चाहिए। और जो जिसकी अलग अलग प्रकृति है, जैसे वातज प्रकृति कफज प्रकृति है और पित्तज अलग अलग प्रकृति है, तो उसको जो है अलग अलग अपने अपने दोषों के विपरीत भोजन का सेवन कराना चाहिए। अब यहाँ पे आपको यही बताया गया है सबको, जैसे कि पित्तज प्रकृति है तो कटु तिक्त ये कषाय रस का सेवन कराना चाहिए, कटु तिक्त रस का सेवन कराना चाहिए, मधुर रस का सेवन कराना चाहिए, ये अल्प मात्रा में कराना चाहिए। ये मैंने अभी आपको सब बता ही दिया है यहाँ से। अब ये जो है प्रकृति परीक्षा विधि, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स में आ जाता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। प्रकृति परीक्षण विधि, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ जाता है पेपर में, कई बार आ चुका है डायरेक्ट। अब वो क्वेश्चन आएगा कि प्रकृति परीक्षण विधि बताइए। तो प्रकृति परीक्षण विधि जो है ये 4 प्रकार की होती है। रचना शरीर के आधार पर, क्रिया शरीर के आधार पर, मनोविज्ञान के आधार पर, सामाजिक संबंध। तो समाज के जैसे कि सबसे पहले शरीर रचना के आधार पर, तो हम कैसे प्रकृति की परीक्षा कैसे करें सामने वाले की? तो शरीर रचना के आधार पर अर्थात हम उसके अंग प्रत्यंग देखेंगे कि उसके उसके बॉडी का कलर कैसा, बॉडी कैसी है, उसकी बॉडी का कलर कैसा है, उसके हेयर कैसे हैं, उसकी आइज़ कैसी है, उसके आईलैशेस कैसे हैं, मसल कैसी है उसकी, नेल्स वेन्स टेंडन टीथ जॉइंट, इसके अनुसार हम उसकी प्रकृति देखेंगे।
अब क्रिया के अनुसार हम उसका मूवमेंट पूछेंगे, मूवमेंट कैसा है, गेट कैसे चलने में कैसा था वो, हम उसका मूवमेंट देखेंगे चल कि वो कैसे आया हमारे पास। रेस्पिरेशन देखेंगे हम उसका कि सांस कैसे ले रहा है वो। भूख देखेंगे, भूख लग रही है नहीं लग रही है, उसके अनुसार हम उसकी क्रिया, शरीर के अनुसार हम उसकी प्रकृति देखेंगे। मनोविज्ञान संबंधी हम उसका नेचर देखेंगे, मेमोरी, इसके अनुसार उसकी वो करेंगे। समाज मतलब बिहेवियर कैसा है दूसरों के प्रति, रिलीजियस फेथ कैसा है, तो उसके अनुसार उसकी प्रकृति देखेंगे। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 जो है ख़त्म हो चुका है। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना। फिर मिलते हैं कि नेक्स्ट इससे अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 5 के साथ। तो थैंक यू गाइस।